नमस्कार बच्चों, मैं श्री सिंह संजय रामवर, हिंदी माध्यम कक्षा 9वीं, विषय राजनीति विज्ञान। पाठ हमने भारत में विदेश नीति की विकास यात्रा भाग 2 यहाँ लिया है। पहले भाग में अपने आपको मैंने बताया था, जिसमें हमने भारत की विदेश नीति तक आपको बताया था और कुछ प्रवाह तालिका के बारे में पिछले पीपीटी में मैंने बताया था। अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे भारतीय विदेश नीति के कुछ और उद्देश्य निम्नानुसार हैं। उनको हम जानेंगे कि पड़ोसी देशों के साथ एवं अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध निभाते समय अपने देश की सुरक्षा बाधित न हो, इसलिए सावधानी बरतना, राष्ट्र की भौगोलिक सीमा रेखाएं सुरक्षित रहें, इस विषय में कोई समझौता न करना। दूसरी बात है भारत की एकता तथा एकात्मता का संरक्षण करना। तीसरी बात है दूसरे देशों में निवास करने वाले हमारे नागरिकों के हितों की रक्षा करना। इस जिम्मेदारी को संबंधित देशों के भारतीय दूतावास निभाते हैं। चौथी बात है भारत के आर्थिक विकास के लिए विदेशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध स्थापित करना। भारत की विदेश नीति की समीक्षा। भारत की विदेश नीति की समीक्षा हम 2 चरणों में करेंगे। पहला चरण स्वतंत्रता से लेकर वर्ष 1990 तक का जो काल है, और दूसरा चरण 1990 के बाद से आज तक का जो कालखंड है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आरंभिक चरण के बारे में, यानी पहले चरण के बारे में बात करेंगे। भारत की विदेश नीति आरंभिक चरण। पंडित जवाहरलाल नेहरू आरंभिक समय में भारत की विदेश नीति का प्रारूप तैयार किया। भारत की विदेश नीति के द्वारा उन्होंने उपनिवेशवाद का विरोध किया, अंतर्राष्ट्रीयवादी भूमिका लेकर वैश्विक शांति सुरक्षा को प्रधानता दी। इस समय की भारत की विदेश नीति पर 3 बातें का प्रभाव था। सभी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का आकलन किसी भी सत्ता के दबाव के बिना स्वतंत्र रूप से करने का प्रयत्न किया। शांति बनाए रखना हमेशा ही भारतीय विदेश नीति की विशेषता रही है। हमेशा भारत जो है रक्षात्मक रहा है, आक्रामक कभी नहीं हुआ है। पाकिस्तान और दूसरी बात है पाकिस्तान और चीन, इन देशों की ओर से उत्पन्न होने वाले खतरों पर भी विचार किया गया। तीसरी बात है आत्मनिर्भरता का आग्रह और उस पर होने वाला विदेश नीति का बल, यह भी तत्कालीन विदेश नीति का वैशिष्ट्य था। आरंभिक काल में भारत ने अपनी विदेश नीति के द्वारा एशिया महाद्वीप के देशों के साथ संबंध सुधारने के प्रयास किए। एशियाई राष्ट्रों के सहयोग से विकास साध्य करने और अपनी स्वतंत्रता को अबाधित रखने का प्रयत्न इस कालखंड में हुआ। प्रादेशिक या क्षेत्रीय विकास की यह कल्पना आगे अफ्रीका तक विस्तारित हुई, परंतु कुछ अफ्रो एशियाई देश अमेरिका और सोवियत संघ के शीत युद्धकालीन सैन्य संगठनों के सदस्य हो गए। इस कारण प्रादेशिक विकास की प्रक्रिया रुक गई। इसके बाद जो देश शीत युद्ध के सैन्य संगठनों में सम्मिलित नहीं हुए, उन्होंने गुट निरपेक्षतावाद नीति को समर्थन दिया। शांति और स्वतंत्रता के ये 2 सिद्धांत गुट निरपेक्षतावादी नीति के मूलभूत सिद्धांत बन गए। इस कालखंड में भारत को पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हुए संघर्ष का सामना करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान में कश्मीर समस्या को लेकर वर्ष 1947-48 और 1965 में युद्ध हुए। वर्ष 1971 में तीसरे युद्ध के कारण पाकिस्तान अलग होकर स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जो आप जानते हो कि 71 में जो है तीसरे युद्ध के कारण पाकिस्तान अलग होकर
स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। 1970 के दशक में भारत की विदेश नीति में एक प्रकार की स्थिरता थी। दक्षिण एशिया में एक प्रबल प्रादेशिक सत्ता के रूप में भारत का उदय हुआ था। वर्ष 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण कर परमाणु अनुसंधान क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध की, लेकिन वर्ष 1980 से कुछ परिवर्तनों की शुरुआत हुई। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से सार्क संगठन की स्थापना की गई। चीन के साथ संबंध सुधारने हेतु भारत ने बातचीत आरंभ की। रक्षा विभाग के सहयोग के लिए अमेरिका के साथ भारत ने लेन देन की शुरुआत की। पहला चरण, इसमें आरंभिक चरण में हम पहले चरण के बारे में चर्चा करते हैं, जो वर्ष 1947 से लेकर के 1990 ईस्वी तक यह कालखंड है। इसमें पहली बात है, शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में भारत ने गुट निरपेक्षतावाद को स्वीकार किया। पीछे मैंने गुट निरपेक्षतावाद के बारे में पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था। इस कारण सभी राष्ट्रों से मित्रतापूर्वक संबंध बनाए रखना, विकास के लिए विविध राष्ट्रों से उचित सहायता लेना, इसे तत्कालीन समय में प्रधानता प्राप्त थी। गुट निरपेक्षतावाद नीति के कारण भारत को अपने विकास के लिए दोनों महासत्ताओं से सहायता प्राप्त करना संभव हुआ। इस कालखंड में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर बल दिया गया था। इसके लिए तकनीक विज्ञान को आयात किया गया। इसके लिए सोवियत संघ, फ्रांस और जर्मनी आदि देशों ने भारत की सहायता की। इस कालखंड में भारत को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनमें पाकिस्तान के साथ संघर्ष और बांग्लादेश का निर्माण तथा चीन के साथ संघर्ष का समावेश था। वर्ष 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण कर परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध की। दूसरा चरण वर्ष 1991 से आज तक का जो कालखंड है वह दूसरा चरण है। भारत के दूसरे चरण की विदेश नीति अधिक व्यापक और गतिशील बनी। शीत युद्धोत्तर काल में राजनैतिक और सैनिक संबंधों की प्रधानता नहीं रही। विदेश नीति में आर्थिक मामले, व्यापार, शिक्षा और तकनीकी ज्ञान जैसे अनेक पहलुओं का समावेश हुआ। वर्ष 1991 के बाद भारत ने आर्थिक व्यवस्था पर लदा सरकारी नियंत्रण कम कर आर्थिक उदारीकरण नीति स्वीकार की। इस कारण सुलभता से पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। वैश्विक व्यापार में हमारी सहभागिता बढ़ गई। आर्थिक विकास की दर वृद्धि के प्रयास होने लगे। बच्चों, इस समय 1991 में उदारीकरण की बात की गई तो भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे और तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। भारत की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी और उसको पटरी पर लाने का काम मनमोहन सिंह जी ने किया। वर्ष 1990 के बाद के दशक में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ अर्थात सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम आदि राष्ट्रों के साथ हमारे आर्थिक संबंध अधिक मजबूत हो गए। इजराइल, जापान, चीन, यूरोपीय संघ के साथ हमारा लेन देन अधिक बढ़ा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार, पटरी पर हमारी अर्थव्यवस्था आई। इन राष्ट्रों के साथ हमारे आर्थिक संबंध मजबूत होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर आर्थिक संगठनों में भारत का सहभाग बढ़ गया, जैसे G20 तथा ब्रिक्स। ब्रिक्स का फुल फॉर्म ब्राज़ील,
रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। B for ब्राज़ील, R for रशिया, I for इंडिया, C for चाइना और S for साउथ अफ्रीका। यह ब्रिक्स है और ब्रिक्स का बोध चिन्ह यहाँ आपके सामने यहाँ दिखाया गया है। तो भारत ब्रिक्स का एक सदस्य है, G20 का सदस्य है, जिससे कि भारत इन देशों के साथ संबंध स्थापित करके तेजी के साथ विकास कर सके। अगली बात है, अमेरिका के साथ हमारे संबंध अधिक दृढ़ हुए, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय समूह में भारत का स्थान ऊंचा उठा है। भारत की परमाणु नीति भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। परमाणु शक्ति का अर्थ और उसके उपयोग, इसका अध्ययन आपने इतिहास, भूगोल अथवा रसायन विज्ञान विषयों में किया होगा। परमाणु शक्ति का महत्व ध्यान में रखते हुए भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त के तुरंत बाद ही परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी। इसके लिए परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु आयोग स्थापित किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी भाभा थे। ऊर्जा का निर्माण उसका मुख्य उद्देश्य था, फिर भी सैन्य क्षमता निर्माण करना भी एक उद्देश्य था। इसके अनुसार वर्ष 1974 में भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया था और इस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और वर्ष 1958 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया, तब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत ने परमाणु हथियार का निर्माण किया। परमाणु हथियारों का वहन करने वाले प्रक्षेपणास्त्र भी हमने तैयार किए तथा इसके लिए वायुसेना और नौसेना भी सक्षम किए गए। अब भारत एक परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र है, परंतु हमने एक जिम्मेदार परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र की भूमिका स्वीकार की है। निशस्त्रीकरण के प्रयत्नों को भारत हमेशा समर्थन दे रहा है, क्योंकि विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित रहे, यही भारत की भूमिका है। बच्चों, आज विश्व की जो स्थिति हो गई है परमाणु अस्त्र के कारण कि हम समझ लो विनाश के टीले पर बैठे हुए हैं, इसलिए भारत इस विनाश को अस्वीकारते हुए निशस्त्रीकरण की बात करता है और उसका निशस्त्रीकरण का हमेशा समर्थन करता है। तो बच्चों, इस तरह से यह आपको इस पाठ के बारे में हमने आपको सारी जानकारी दी। आगे हमने संजाल पूर्ण करना, संजाल लिया है। इसमें हमने 4 प्रश्नों को लिया है संजाल पूर्ण करने का। अब यहाँ आप देखेंगे कि विदेश नीति निश्चित करने वाले घटक 4, यहाँ बॉक्स ब्लैंक है, 5 बॉक्स, इसमें हमको लिखना है। 5 ब्लैंक बॉक्स में हमको इसका उत्तर देना है कि विदेश नीति निश्चित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। अभी मैंने आपको बताया, 5 घटकों के बारे में भी बताया था, आगे मैंने इसके उत्तर भी दूंगा आपको। ब्रिक्स संगठन के सदस्य कौन कौन से हैं, भारत है और कौन कौन से सदस्य हैं, इनका आप ये चारों ब्लैंक बॉक्स में लिखना है। परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने के लिए किए गए समझौते, कौन कौन से समझौते हैं, उनको आप इस ब्लैंक बॉक्स में लिखना है। आगे चौथा है, देश की विदेश नीति निश्चित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, वित्त मंत्री जो भी है। तो यह 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हैं, उन बॉक्सों में आपको प्रॉपर आंसर देना है। फिर यहाँ हमने उत्तर लिया है पहले का कि विदेश नीति निश्चित करने वाले घटक में देश का भौगोलिक स्थान, राजनैतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक घटक और राजनीतिक नेतृत्व हमने आपको बताया। दूसरा है कि ब्रिक्स संगठन के सदस्य राष्ट्र, भारत एक आपको मालूम है, ब्रिक्स, B फॉर ब्राज़ील, रशिया,
इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से ब्रिक्स से आप ऐसे भी 5 देशों का आप नाम जान जाएंगे। फिर तीसरा है परमाणु हथियार का प्रसार रोकने के लिए किए गए समझौते। परमाणु प्रसार प्रतिबंध समझौता पहले बॉक्स में लिखेंगे, और दूसरे बॉक्स में सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों का प्रतिबंध समझौता। यह जो है परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने के लिए किए गए समझौते हैं। फिर चौथे प्रश्न का उत्तर है कि विदेश नीति निश्चित करने में इनका बहुत बड़ा सहयोग होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, इन मंत्रियों का बहुत बड़ा योगदान होता है विदेश नीति निर्धारण करने में। बच्चों, इस तरह से मैंने आपको यह संजाल के जो प्रश्न इतिहास राजनीति शास्त्र में पूछे जाएंगे उन इस पाठ से उसको मैंने लिया है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, अब मुझे उम्मीद है कि इस पाठ को आप विदेश नीति वाले पाठ को आप ध्यान से पढ़ेंगे, और इसमें जो लास्ट के स्वाध्याय के प्रश्न हैं इन प्रश्नों को आप करोगे और इनका उत्तर लिखोगे। लिखने के बाद अच्छी से आप परीक्षा के दृष्टिकोण से इस पाठ को 2-3 बार सुनोगे। अच्छी तरह से किताब से भी आप पाठ पढ़ेंगे और इन स्वाध्याय के प्रश्नों को आप करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।